फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम प्रयोगशाला परिचारक के लिए केमिस्ट्री का क्लास लेकर के आए हैं। ये हमारा 8वां क्लास है जिसमें हम केमिस्ट्री का 5वां चैप्टर रासायनिक आबंधन के बारे में डिस्कस करेंगे। इससे रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इससे पहले हमने आवर्त सारणी और रासायनिक अभिक्रिया पूरा कंप्लीट कर लिया है। केमिस्ट्री का 4 चैप्टर हमने कंप्लीट कर रखा है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जाकर के वीडियो ज़रूर देख लें, या फिर आप मेरे चैनल पर विजिट कर सकते हैं। वहां आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा केमिस्ट्री क्लास और प्रयोगशाला परिचारक, जिसमें जाकर के आप सारे वीडियो को आसानी से देख पाएंगे। ये सभी बेस्ड है प्रयोगशाला परिचारक जो वस्तुनिष्ठ बुक है हरिराम पटेल पब्लिकेशन का, उस पर। तो बिना किसी देरी के आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि रासायनिक आबंधन होता क्या है। रासायनिक आबंधन को रासायनिक बंध या इंग्लिश में केमिकल बॉन्ड कहा जाता है। इसका मीनिंग क्या है वो हम समझते हैं। जैसे किसी यौगिक के अणु में उपस्थित सभी परमाणु जिस आकर्षण बल के द्वारा जुड़े होते हैं उसे ही रासायनिक आबंधन, रासायनिक बंध या केमिकल बॉन्ड कहते हैं। क्या कहा मैंने? किसी यौगिक के अणु में उपस्थित सभी परमाणु जिस आकर्षण बल के द्वारा जुड़े होते हैं उसे ही रासायनिक बंध कहते हैं, रासायनिक आबंध कहते हैं, या इंग्लिश में केमिकल बॉन्डिंग कहते हैं। आई होप कि समझ आ गया होगा। अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है, जल का वाष्प में परिवर्तन कहलाता है। क्या ये प्राकृतिक परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन है, या रासायनिक या फिर जैविक परिवर्तन? तो जल का जो वाष्प में परिवर्तन है ये है एक भौतिक परिवर्तन। क्यों? क्योंकि जल वाष्प में परिवर्तन हो रहा है, उसकी भौतिक स्थिति में परिवर्तन हो रहा है, इसके रासायनिक संरचना में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, इसलिए जल का वाष्प में परिवर्तन होना भौतिक परिवर्तन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, शुष्क सेल यानी कि बैटरी में निम्नलिखित में से किनका विद्युत अपघट्यों के रूप में प्रयोग होता है? ऑप्शन ए दिया गया है अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड। ऑप्शन बी में दिया गया है सोडियम क्लोराइड और कैल्शियम क्लोराइड। ऑप्शन सी मैग्नीशियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड। या ऑप्शन डी है अमोनियम क्लोराइड और कैल्शियम क्लोराइड। तो शुष्क सेल यानी कि बैटरी में जिनका यूज होता है वो होता है अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, जंग लगने पर लोहे का भार क्या परिवर्तन होता है जब जंग लगता है? तो लोहे में क्या परिवर्तन होती है? क्या उसके भार में भार बढ़ जाता है, या फिर भार घट जाता है, या फिर वही रहता है, या फिर अनिश्चित रहता है? जब लोहे में जंग लगता है तो उसमें जल व वाष्प आकर के मिल जाते हैं। ठीक है, जंग कब लगता है? नमी की वजह से ऑक्सीजन की क्रिया करके, ऑक्सीजन से क्रिया करके या जल वाष्प से क्रिया करके ही लोहे में जंग लगता है। ठीक है, अब जंग लगा है तो लोहे में जल व वाष्प जो है आकर के मिल जाएंगे। ठीक है, अब जल वाष्प मिला मतलब इसका वजन बढ़ेगा। ठीक है, जैसे हम सभी स्कूल गए हैं, ठीक है, हम साथ में अपना बस्तर लेकर के जाते हैं, बैग लेकर के जाते हैं जिसमें कॉपी पेन ज़रूरत के जो भी सामान है वो लेकर के जाते हैं। अब हम बिना बैग का अपना वजन चेक करें और हम अपना बैग पकड़ करके वजन चेक करें, दोनों में डिफरेंस होगा, बैग के साथ वजन बढ़ जाएगा। वैसे ही लोहे में जब जंग लगता है तो वो जल वाष्प को अपने में अवशोषित कर लेता है, जल वाष्प को शामिल कर लेता है। ठीक है, जल वाष्प मिल जाता है उसमें। जब कुछ चीज़ मिल रहा है उसमें ऐड हो रहा है तो बेसिक चीज़ है कि उसका वजन बढ़ जाएगा। आई होप कि समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा टार्च लाइट विद्युत सुरक या सेवर आदि साधनों में सामान्यतः प्रयुक्त बैटरियों में इलेक्ट्रोड के रूप में प्रयुक्त होता है? ऑप्शन ए दिया गया है निकिल और कैडमियम। ऑप्शन बी में दिया गया है जस्ता और कार्बन। ऑप्शन सी में दिया गया है सीसा पैरोक्साइड और सीसा। ऑप्शन डी में है लोहा और कैडमियम। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए निकिल और कैडमियम। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, एक सूखी सेल में कौन सी ऊर्जा पाई जाती है? सूखी सेल में कौन सी ऊर्जा पाई जाएगी? यांत्रिक या फिर विद्युत या फिर रासायनिक या फिर विद्युत चुंबकीय? तो सूखी हुई सेल में रासायनिक ऊर्जा पाई जाती है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, चूने का पानी किसके कारण दूधिया हो जाता है? चूने का पानी किसके कारण दूधिया हो जाता है? तो उसका सही रीज़न है कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 की वजह से चूने का पानी दूधिया हो जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कथन दिया गया है एक शुष्क सेल एक शुष्क सेल आवेशित नहीं की जा सकते। कारण दिया गया है शुष्क सेल होने वाली अभिक्रिया उत्क्रमणीय है। नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का हमें चयन करना है, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी। कथन जो दिया गया है वो सही है, लेकिन जो कारण दिया गया है वो गलत है। कथन क्या था, शुष्क सेल आवेशित नहीं की जा सकती, ये सही है, कारण जो दिया गया है वो गलत है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य होता है। कार के बैटरी में किसका यूज़ किया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या सल्फ्यूरिक अम्ल या नाइट्रिक अम्ल या आसुत जल। तो कार के बैटरी में सल्फ्यूरिक अम्ल का यूज़ होता है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है, ठीक है। रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण पूछ रहा है। पहला पॉइंट दिया गया है सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल, दूसरा पॉइंट दिया गया है बर्फ का गलन, तीसरा पॉइंट दिया गया है दुग्ध आस्कंदन। इसका जो मीनिंग होता है वो होता है दूध का खट्टाना या दूध का दही में परिवर्तन होना, ठीक है। तो इसमें से सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल ये एक भौतिक परिवर्तन है, बर्फ का गलन ये एक भौतिक परिवर्तन है, जो दुग्ध आस्कंदन है यही एक रासायनिक परिवर्तन है, ठीक है। तो हमें पूछा गया था कौन सा इनमें से रासायनिक परिवर्तन है, तो केवल ऑप्शन बी केवल 3 ही सही है, ठीक है। जो तीसरा पॉइंट दिया गया था दुग्ध आस्कंदन यही एक रासायनिक परिवर्तन है, जबकि सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल और बर्फ का गलन एक भौतिक परिवर्तन है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। अब हमें भौतिक परिवर्तन का उदाहरण बताना है। हवा में चांदी के बर्तनों का काला होना, ऑप्शन बी में दिया गया है मोमबत्ती का जलना, ऑप्शन सी दूध से दही बनना, ऑप्शन डी में दिया गया है पानी में चीनी का घुलना। हमें बताना है भौतिक परिवर्तन, क्योंकि हवा में चांदी के बर्तन का काला होना ये एक रासायनिक परिवर्तन है, ठीक है। मोमबत्ती का जलना भी रासायनिक परिवर्तन है। दूध से दही का बनना अभी हमने बताया कि ये रासायनिक परिवर्तन होता है। बचा क्या, पानी में चीनी का घोल, ये एक भौतिक परिवर्तन है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। एक और क्वेश्चन बनता है, जैसे हवा में चांदी का काला हो जाना, ठीक है। क्या पूछता है इसमें, जैसे ये काला क्यों हो रहा है, क्योंकि इसमें जंग लग गई, ठीक है। अब ये पूछता है कि चांदी में जब जंग लगता है तो उसका कलर क्या हो जाता है, तो काला हो जाता है। ध्यान रखेंगे, चांदी में जंग लगेगा तो उसका कलर क्या होता है, काला, ठीक है। आई होप कि समझ आया होगा। चांदी के बर्तनों में जब जंग लगेगा तो उसका कलर क्या परिवर्तन होगा, काला होगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण पूछ रहा है। ऑप्शन ए दिया गया है प्रिज्म से गुजरने पर श्वेत प्रकाश का 7 रंगों में विभक्त होना, ठीक है। दूसरा पॉइंट दिया गया है सब्जियों को पकाने पर उनका मुलायम हो जाना। तीसरा दिया गया है सानी हुई मिट्टी का सूखने पर भंगुर हो जाना, या ऑप्शन डी नमक का पानी में घुलना। हमें बताना है रासायनिक परिवर्तन, क्योंकि प्रिज्म से जो गुजरने वाला श्वेत प्रकाश है वो 7 रंगों में विभक्त होता है। आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा अपवर्तन परावर्तन प्रकाश का, तो ये एक प्रकाश का अपवर्तन है, ठीक है। तो ये एक भौतिक है, इसमें कोई रासायनिक परिवर्तन हो नहीं रहा है। तीसरा पॉइंट दिया था सी में सानी हुई मिट्टी का सूखने पर भंगुर हो जाना, ये भी एक भौतिक परिवर्तन है। नमक का पानी में घुलना ये भी एक भौतिक परिवर्तन है। बचा क्या, सब्जियों का पकाने पर उनका जो मुलायम हो जाता है, सब्जियों को पकाने पर वो मुलायम हो जाते हैं, वही एक रासायनिक परिवर्तन है, ठीक है। उसकी रासायनिक संरचना में परिवर्तन हो रहा है, इसीलिए तो वो मुलायम हो रहा है ना। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से क्या रासायनिक अभिक्रिया नहीं है, रासायनिक अभिक्रिया नहीं है पूछ रहा है। कागज़ का जलना, भोजन का पकना, पानी का भाप में बदलना, या कोयले का जलना। चूँकि कागज़ का जलना एक रासायनिक प्रक्रिया है, ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया है। भोजन का पाचन भी एक रासायनिक, या फिर भोजन पकाना, और साथ ही इसके साथ याद रखना कि भोजन पाचन ये भी एक रासायनिक परिवर्तन है, ठीक है। पानी का भाप में बदलना ये एक भौतिक परिवर्तन है, और कोयले का जलना एक रासायनिक परिवर्तन है। हमें पूछा गया था रासायनिक अभिक्रिया नहीं है, तो ऑप्शन सी पानी का भाप में बदलना एक भौतिक परिवर्तन है, इसमें कोई रासायनिक परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है।
ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके अतिरिक्त हम और उदाहरण देख लेते हैं, जैसे रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण, जैसे लकड़ी या कागज़ का जलना, दूध का खट्टा होना या दूध का दही में परिवर्तन होना। ठीक है, जो मैं बोल रहा हूँ उसको आप समझेंगे, याद रखेंगे। लोहे पर जंग लगना, कोयले का जलना, ये भी एक रासायनिक परिवर्तन है। भोजन का पाचन एक रासायनिक परिवर्तन है। मोमबत्ती का जलना, ये भी एक रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है, तो सभी जो मैंने अभी एग्जाम्पल बताए हैं वो सब आपको याद रखने होंगे, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, रासायनिक बंधों की व्याख्या करने के लिए संयोजकता के सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? तो संयोजकता के सिद्धांत का प्रतिपादन ऑप्शन ए दिया गया है कोसले एवं लुईस, ऑप्शन बी में दिया गया है लेवोजियर, ऑप्शन सी में है लिनस कार्ल पानिंग, ऑप्शन डी में दिया गया है दिमित्री मेंडलीव। तो जो रासायनिक बंधों की व्याख्या करने के लिए संयोजकता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है वो किया है कोसले एवं लुईस ने। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, जल अपघटन में ऊर्जा किस रूप में उत्पन्न होता है? जल अपघटन में ऊर्जा किस रूप में उत्पन्न होता है? क्या प्रकाश के रूप में उत्पन्न होता है, या ऊष्मा के रूप में उत्पन्न होता है, या ध्वनि के रूप में उत्पन्न होता है, या अम्ल के रूप में उत्पन्न होता है? अब आपको पहले ये समझना होगा कि जल अपघटन होता क्या है। किसी भी पदार्थ, ठीक है, किसी भी तत्व या किसी भी यौगिक में जल के साथ अभिक्रिया कराने पर अलग अलग चीज़ों में विभक्त होना जल अपघटन कहलाता है। ठीक है, जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे हम सुक्रोज लेते हैं। ठीक है, सुक्रोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है? C12H22 और O11। ठीक है, जब इसको हम जल अपघटन कराएंगे H2O, तब ये क्या में विभक्त होगा? C6H12O6। ठीक है, और प्लस और बनाएगा C6H12O6। ठीक है, जब हम सुक्रोज का जल अपघटन कराते हैं, ठीक है, जल के साथ इसकी क्रिया कराते हैं, तो ये ग्लूकोज और फ्रक्टोज में विभक्त होता है। ठीक है, अलग अलग चीज़ों में विभक्त हो गया, ग्लूकोज और फ्रक्टोज में विभक्त हुआ। समझ आया? यही है जल अपघटन। अब ये दोनों सेम क्यों है? क्योंकि ग्लूकोज और फ्रक्टोज का जो रासायनिक सूत्र है वो दोनों समान होता है। C6H12O6 ग्लूकोज का भी है, फ्रक्टोज का भी वही है। सुक्रोज का क्या होता है? C12H22O11। ध्यान रखेंगे, सुक्रोज का क्या है और ग्लूकोज का क्या है, फ्रक्टोज का क्या है। तो सुक्रोज का मैंने बताया C12H22O11, ये सुक्रोज का है। ठीक है, ग्लूकोज का क्या होता है? C6, इसका जस्ट आधा कर देंगे। ठीक है, तो आपको सुक्रोज और फ्रक्टोज दोनों को मिल जाएगा C6H12O6। ठीक है, ये ग्लूकोज का भी है, फ्रक्टोज का भी है। सुक्रोज का अगर हम आधा कर दें, डिवाइड 2 कर दें, ठीक है, तो आप देख पाएंगे 6, यहाँ पे 6, यहाँ पे 12, 22, 12, ठीक है, 11, 6, लगभग आधा ही है। आधा कर देने पे आपको मिल जाएगा। ठीक, आई होप कि समझ आया होगा। तो क्वेश्चन क्या था हमारा? जल अपघटन में ऊर्जा किस रूप में उत्पन्न होता है? जल अपघटन में ऊर्जा किस रूप में उत्पन्न होता है ये पूछ रहा है। तो ऊष्मा के रूप में उत्पन्न होता है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से किस पदार्थ का रासायनिक अभिक्रिया के दौरान रासायनिक परिवर्तन होता है? रासायनिक अभिक्रिया के दौरान रासायनिक परिवर्तन किसका होता है? क्या अभिकारक का होता है, उत्पाद का होता है, अभिकर्मक का होता है, या उपरोक्त सभी? तो रासायनिक अभिक्रिया के दौरान रासायनिक जो परिवर्तन होता है वो होता है अभिकारक में। ठीक है, अभिकारक से रासायनिक जो अभिक्रिया है वो शुरू होती है और उत्पाद जो परिणाम स्वरूप उत्पन्न होते हैं वही उत्पाद कहलाते हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अभिकारक। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, किसी रासायनिक अभिक्रिया में परिवर्तन के पश्चात बने पदार्थ को क्या कहा जाता है? परिवर्तन के बाद मतलब जो परिणाम स्वरूप, अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप जो पदार्थ बन रहे हैं उसे क्या कहते हैं? तो उसे उत्पाद कहते हैं। अभी मैंने बताया ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, एकल सहसंयोजक बंध में परमाणुओं के मध्य कितने इलेक्ट्रॉन का साझेदारी होता है? अब इसमें स्पष्ट है, इसमें लिखा गया है एकल सहसंयोजक मतलब एक एक इलेक्ट्रॉन का। ठीक है, एक एक इलेक्ट्रॉन का साझेदारी होगा। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। क्वेश्चन पूछ रहा है अब
कि द्विसह संयोजक बंध में परमाणुओं के मध्य कितने इलेक्ट्रॉन का साझेदारी होगा। अब यहाँ द्वि लिखा है मतलब दो दो इलेक्ट्रॉन का साझेदारी होगा। ऑप्शन 20 का सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया गया है त्रिसह संयोजक। अब त्रिसह संयोजक से आप समझ गए होंगे कि तीन तीन इलेक्ट्रॉनों का साझा होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है। क्वेश्चन देखते हैं नाइट्रोजन के दो परमाणुओं के मध्य कौन सा सह संयोजक बंध होता है। कौन सा सह संयोजक बंध होगा। क्या एकल सह संयोजक बंध होगा, द्विसह संयोजक बंध होगा, त्रिसह संयोजक बंध होगा, या इनमें से कोई नहीं। अब इसके लिए आपको नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक पता होना चाहिए। अब परमाणु क्रमांक पता है तो उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे नाइट्रोजन का जो परमाणु क्रमांक होता है वो होता है 7, ठीक है। नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक होता है 7। जब हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो ये 2 और 5 में विभक्त होगा, 5 2 7 हुआ। अब इसको अपना अष्टक पूर्ण करना है, अपने आप को स्थायी करना है। अगर आप ये नहीं समझ पा रहे हो तो मैं इसका ऑलरेडी पहले ही वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। आवर्त सारणी में इसके बारे में हमने पूरा डिस्कस किया है, कैसे अष्टक के बारे में डिस्कस किया है, कैसे स्थायी होता है, कैसे कैसे उसमें बंध पाए जाते हैं, आयनिक सहसंयोजक, उपसहसंयोजक, उसके बारे में पूरा डिस्कस किया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जाकर के वीडियो ज़रूर देख लें। वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैंने डिटेल में सभी चीज़ों को बताई है, ठीक है। तो वीडियो ज़रूर देख लें और साथ ही इस वीडियो को लाइक करें। अगर आपको वीडियो यूज़फुल लग रहा हो, वीडियो के लिए यूज़फुल है तो वीडियो को लाइक करें। वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो इसको ज़रूर लाइक करें, ठीक है। इस चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी और वीडियो पाने के लिए। तो अब क्वेश्चन पे जाते हैं। नाइट्रोजन के दो परमाणुओं के मध्य कौन सा सहसंयोजक बंध होगा। अब नाइट्रोजन के दो परमाणु मतलब 2 नाइट्रोजन ले रहे हैं, ठीक है, ठीक। अब इसका जब हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो ये भी 2 और 5 में होगा। अब इन्हें अपना अष्टक पूर्ण कब होता है, जब इनके बाह्यतम कोष में 8 इलेक्ट्रॉन हों। अभी इनके बाह्यतम कोष में केवल 5 इलेक्ट्रॉन हैं, तो इन्हें 3 इलेक्ट्रॉन की और आवश्यकता होगी। समझ आया, 3 इलेक्ट्रॉन की और आवश्यकता होगी अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए। क्योंकि इसके बाहरी कक्ष में 5 इलेक्ट्रॉन थे, 5 में से 3 और ऐड कर देंगे तो 5 3 8 हो जाएगा, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। तो ये क्या करते हैं, ठीक, मैं यहाँ पे बनाता हूँ। हाँ, तो ये हमने एक नाइट्रोजन लिया और यहाँ हमने दूसरा नाइट्रोजन लिया। अब ये लोग क्या करेंगे, इसके बाह्यतम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन थे हमने अभी देखा, ठीक है, 5 इलेक्ट्रॉन थे। ये हो गया 5 इलेक्ट्रॉन, हमने 5 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे डिनोट कर दिया। समझ आया। अब ये तो इस नाइट्रोजन का हो गया। अब इस नाइट्रोजन का भी 5 इलेक्ट्रॉन बनाते हैं, इसको अलग कलर में बनाते हैं ताकि समझ आए, ठीक। जैसे 1 2 और इधर लिख लेते हैं 3 4 5, ठीक। आई होप कि समझ आ रहा होगा। तो अब आप देखेंगे कि नाइट्रोजन ये आपस में, ठीक, फिर से बनाता हूँ यार, क्लियर नहीं समझ आया होगा तो। जैसे ये एक नाइट्रोजन है, ठीक है, और एक ले लेते हैं इस कलर में, ये दूसरा नाइट्रोजन, ठीक। अब इसके बाह्यतम कक्ष में 5 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, जो हमें पता था 5 इलेक्ट्रॉन वो हमने लिख लिया, ठीक। इसके बाह्यतम कक्ष में 5 इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर हमें पता चला। अब इस नाइट्रोजन के भी बाह्यतम कक्ष में 5 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये हो गया 5 इलेक्ट्रॉन इसमें भी। अब इनको अपना अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। तो ये लोग क्या करेंगे, 3 इलेक्ट्रॉन का साझा करेंगे, ठीक। मतलब ये 3 इलेक्ट्रॉन का ये लोग साझा करेंगे। फिर इनका जब अष्टक हम पूर्ण करें, अब अष्टक की जब हम गणना करें तो इनका अष्टक आपस में पूर्ण हो चुका है। जैसे हम इनका अष्टक देखें, ठीक है, पहले नाइट्रोजन का देखते हैं, ये इसका भी अष्टक पूर्ण हुआ। कैसे हुआ बताता हूँ। ये 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 4 5 6 7 8, इसका अष्टक पूर्ण हो गया, ठीक है। अब वैसे ही हम इसका भी अष्टक देखते हैं, इसका अष्टक पूर्ण हुआ या नहीं, ये देखो, ठीक है। अब इसका भी अष्टक पूर्ण हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब 3 इलेक्ट्रॉनों का इन्होंने साझा किया, ठीक है। इसलिए जो 3 इलेक्ट्रॉनों का साझा किया, जिसकी वजह से ये त्रिसह संयोजक बंध बनाते हैं आपस में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी।
आई होप कि समझ आया होगा। अगर समझ नहीं आया है तो आप वीडियो रिपीट कर लीजिए या फिर मुझे कमेंट कीजिए, मैं इसका अलग से वीडियो या फिर शॉर्ट्स अपलोड कर दूंगा जिससे आपको समझ आए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऑक्सीजन के दो परमाणुओं के मध्य कौन सा सहसंयोजक बंध होता है। ऑक्सीजन के दो परमाणु बोल रहा है, ठीक है, तो हम पहले ले लेते हैं ऑक्सीजन के दो परमाणु। ये हमने एक परमाणु लिया और ये दूसरा परमाणु लिया, ठीक है। अब ऑक्सीजन का आपको परमाणु क्रमांक पता होगा तभी आप निकाल पाएंगे। परमाणु क्रमांक पता है तो आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना भी आना चाहिए। अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको नहीं आता तो मेरे पिछले वीडियो को देख लीजिए, वहाँ आपको मिल जाएगा कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे करते हैं। आवर्त सारणी वाला आप वीडियो देखेंगे तो उसमें मैंने डिटेल में बताया है कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे करते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, जैसे परमाणु क्रमांक इसका कितना होता है, परमाणु क्रमांक 8 होता है, ठीक है। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 होता है। जब इसका हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो ये 2 और 6 में जाएगा, ठीक है। अब इसको अपने आप को स्थायी करना है तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉनों का साझा करेंगे आपस में, दो इलेक्ट्रॉनों का। क्यों दो इलेक्ट्रॉनों का करेंगे, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन मिलने पर ये 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे बाहरी कक्ष में, ठीक है, जिससे उनका अष्टक पूर्ण हो जाएगा, वे अपने आप में स्थायी हो जाएंगे। तो इसका संरचना कैसे होगा वो भी हम देख लेते हैं। जैसे हम यहाँ पे एक ऑक्सीजन लेते हैं और ये ले लेते हैं हम दूसरा ऑक्सीजन, ठीक है। अब इनके बाहरी कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन थे, 6 इलेक्ट्रॉन, वो भी हम बना लेते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है, ये इसका बाहरी कक्ष हो गया। अब हम इसका भी ले लेते हैं, 1 2 3 4 5 और 6, ठीक, ये बाहरी कक्ष के इलेक्ट्रॉन हमने दर्शा लिया। अब ये क्या करेंगे, अपने आप को स्थायी करने के लिए इलेक्ट्रॉनों का साझा करेंगे। कैसे करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉनों का साझा करेंगे यहाँ पे, ठीक है। इन दोनों इलेक्ट्रॉनों का साझा होगा, ठीक है। इसके 2 इलेक्ट्रॉन, इसके भी 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक। तब हम जब इसको देखेंगे तो ये इनका अष्टक आपस में पूर्ण हो चुका होगा, ठीक है। जैसे जैसे यहाँ पे देखते हैं, पहले इस वाले ऑक्सीजन का देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, समझ आया। इनका अष्टक पूर्ण हो गया। कैसे, इनके पास पहले 6 इलेक्ट्रॉन थे, 1 2 3 4 5 और 6। अब 2 का इन्होंने साझा किया है तो 2 और मिल गए, मतलब 6 2 8 हो गया। अब इसका भी देखें तो इसका भी वैसे ही 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। इसमें भी 8 इलेक्ट्रॉन और इसका भी 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। कितने इलेक्ट्रॉनों का साझा किए हैं इन्होंने, 2 इलेक्ट्रॉनों का, इसलिए इनके बीच कैसी बंध बनेगी, द्विसहसंयोजक बंध बनेगी। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाइड्रोजन के 2 परमाणुओं के मध्य कौन सा सहसंयोजक बंध होगा। बहुत ईजी है, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 1 होता है। अब 2 हाइड्रोजन ले रहे हैं, ठीक है, ये हो गया 2 हाइड्रोजन, इनके बाहरी कक्षक में 1 इलेक्ट्रॉन। अब इनको स्थायी होना है अपने आप में तो 1 इलेक्ट्रॉन का साझा करेंगे तो इसका भी अष्टक पूर्ण हो जाएगा, इसका भी अष्टक पूर्ण हो जाएगा। क्यों, क्योंकि पहली कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन होने पर अष्टक पूर्ण हो जाता है, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन है तो अष्टक पूर्ण है, मतलब ये अपने आप में स्थायी हो जाएंगे। तो ये इसका देखें तो इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। अब इसका देखेंगे तो इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, इसका अष्टक पूर्ण हो जाएगा। मतलब क्या किया इन्होंने, एक जो इलेक्ट्रॉन थे उसका साझा किया तो इसके मध्य क्या बनेगा, एकल सहसंयोजक बंध बनेगा। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आई होप कि आपको समझ आ रहा होगा। अगर आपको समझ आ रहा है, वीडियो आपके लिए यूजफुल लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी ही और वीडियो पाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से किन यौगिक में सहसंयोजक बंध, उपसहसंयोजक बंध और आयनिक बंध तीनों पाए जाते हैं। अब इनके बारे में आपको जानना होगा। इसके बारे में मैंने पहले वीडियो बना रखा है, वीडियो अगर आप देख रहे होंगे तो आपको पता होगा। सहसंयोजक बंध, उपसहसंयोजक बंध और आयनिक बंध, ये तीनों क्या चीज़ें होती हैं, क्या इनमें होता है वो आपको पता होना चाहिए। जैसे सहसंयोजक बंध में क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों का ये आपस में साझा करते हैं, ठीक है। जैसे अभी हम देख रहे थे नाइट्रोजन ऑक्सीजन आपस में इलेक्ट्रॉनों का साझा कर रहे थे तो ये हो गया सहसंयोजक बंध। अब ऐसा होता कि ये इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण करते हैं, जैसे ये एक तत्व इलेक्ट्रॉन को देता और दूसरा तत्व इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता तो वो आयनिक बंध कहलाता है, ठीक है। उपसहसंयोजक बंध में क्या होता है, एक तत्व इलेक्ट्रॉन को देगा लेकिन जो दूसरा तत्व है इलेक्ट्रॉन को लेगा और जो पहला तत्व था वो उसी दूसरे तत्व में जो इलेक्ट्रॉन दिया गया था उसी से वो साझा कर लेगा, ठीक है। समझ आया। क्या होगा उपसहसंयोजक में, एक तत्व अपना 1 इलेक्ट्रॉन देगा, ठीक है, कोई तत्व है वो अपना 1 इलेक्ट्रॉन दिया किसी अदर तत्व को, अब उसी के साथ वो साझा कर लेगा, ठीक है, उसी के साथ वो साझा कर लेगा, यही होता है उपसहसंयोजक बंध।
आई होप कि समझ आया होगा। तो इसमें दिया है अमोनियम क्लोराइड, यानी कि क्या होता है इसका रासायनिक सूत्र, और अमोनियम ब्रोमाइड का रासायनिक सूत्र क्या होता है ये भी आपको पता होना चाहिए। जैसे अमोनियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र क्या होगा, CnH4Cl, ठीक है, ये अमोनियम क्लोराइड है। अमोनियम ब्रोमाइड का क्या होगा, NH4Br, ये अमोनियम क्लोराइड है, ये अमोनियम ब्रोमाइड है। अब इन दोनों में सहसंयोजक बंध, उपसहसंयोजक बंध और आयनिक बंध तीनों पाया जाता है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किन यौगिक में सहसंयोजक बंध एवं उपसहसंयोजक बंध पाया जाता है। सहसंयोजक बंध, उपसहसंयोजक बंध, आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। समझ नहीं आया है तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको इसका शॉर्ट वीडियो बना दूंगा। सहसंयोजक बंध क्या है, उपसहसंयोजक बंध क्या होता है, वो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो किन यौगिक में सहसंयोजक बंध, उपसहसंयोजक बंध दोनों पाया जाता है। ऑप्शन ए दिया गया है कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन बी में है ओजोन, ऑप्शन सी नाइट्रिक अम्ल, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो सहसंयोजक बंध और उपसहसंयोजक बंध इन सभी में पाया जाता है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन दिया गया है निम्न में से किन यौगिक में सहसंयोजक बंध, क्वेश्चन रिपीट हो गया क्या, नहीं, क्वेश्चन ऑप्शंस चेंज है। निम्न में से किन यौगिकों में सहसंयोजक बंध और आयनिक बंध, ठीक है, वहाँ क्या था, सहसंयोजक बंध और उपसहसंयोजक बंध, यहाँ है सहसंयोजक बंध और आयनिक बंध। ठीक है, सहसंयोजक बंध क्या है, इलेक्ट्रॉनों का साझा करना, आयनिक बंध क्या है, इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण करना। ठीक, तो किन यौगिक में ये दोनों बंध पाए जाते हैं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम आयनाइट, ये आयनाइट नहीं लिखा है, प्रिंट मिस्टेक हुआ होगा, यहाँ पे आएगा आयोडाइड। ठीक है, आयोडाइड, सोडियम आयोडाइड या कैल्शियम कार्बोनेट। तो इनमें से किनमें सहसंयोजक और आयनिक बंध ये दोनों बंध पाया जाता है, तो इन सभी में आयनिक बंध और सहसंयोजक बंध पाया जाता है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन दिया गया है पोटेशियम क्लोराइड में किस प्रकार का बंध पाया जाता है। पोटेशियम क्लोराइड में किस प्रकार का बंध पाया जाता है, KOH। ठीक है, पोटेशियम क्लोराइड ये इसका रासायनिक सूत्र है, इसमें किस प्रकार का बंध पाया जाएगा ये आपको बताना है। पोटेशियम का परमाणु क्रमांक ये आपको पता होना चाहिए, हाइड्रोजन ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक पता होना चाहिए, तभी आप निकाल पाएंगे। ठीक है, तो इसको आप सॉल्व कीजिए। मैं इससे पहले मैंने आपको बता रखा है कि नाइट्रोजन का, ऑक्सीजन का मैंने करके दिखाया, वैसे ही इसका आप करेंगे, आपसे निकलता है या नहीं। तो इसमें आयनिक बंध पाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन दिया गया है कैल्शियम ऑक्साइड में किस प्रकार का बंध पाया जाता है। कैल्शियम ऑक्साइड में किस प्रकार का बंध पाया जाता है ये आपको बताना है। क्या आयनिक बंध पाया जाता है, सहसंयोजक बंध पाया जाता है, या फिर उपसहसंयोजक बंध पाया जाता है, या फिर हाइड्रोजन बंध पाया जाता है। कैल्शियम ऑक्साइड में किस प्रकार का बंध पाया जाएगा ये आपको बताना है। कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है, CaO। ठीक है, अब Ca और O इन दोनों का आपको परमाणु क्रमांक पता होना चाहिए। जैसे Ca का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 20 होता है। ठीक, और O का परमाणु क्रमांक कितना होता है, यानी कि ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, वो होता है 8। अब इनका जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो कैसे चेंज होगा, ये तो 2 और 6 में चला गया। ठीक है, और इसका जब परमाणु क्रमांक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो ये किस में जाएगा, 2 8 10 हो गया, बचा कितना 10, फिर ये 8 में जाएगा और फिर 2 में जाएगा। ठीक, यानी कि 2 8 8 2, इसमें ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा कैल्शियम का। ठीक है, और ऑक्सीजन का 2 और 6 में। अब इसे 2 इलेक्ट्रॉन की और आवश्यकता है ऑक्सीजन को अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए, तो ये कैल्शियम जो है वो अपना 2 इलेक्ट्रॉन इसे दे देगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन कैल्शियम जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को दे देगा, जिससे ऑक्सीजन का अष्टक पूर्ण हो जाएगा 2 और 8 में। ठीक है, और कैल्शियम भी अपने आप में अष्टक पूर्ण हो जाएगा 2 8 8 में। ठीक है, समझ आया। तो क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण हो रहा है, इलेक्ट्रॉन को ये दे रहा है, तो देने की प्रवृत्ति, स्थानांतरण कर रहे हैं, आदान प्रदान कर रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है, आयनिक बंध। मैंने अभी बताया इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण हो रहा है,
कैल्शियम अपना 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को दे रहा है, मतलब स्थानांतरण कर रहे हैं 2, इसका मतलब है इनमें आयनिक बंध बन रहा है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक, आई होप कि समझ आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया गया है मैग्नीशियम ऑक्साइड में किस प्रकार का बंध पाया जाएगा। मैग्नीशियम ऑक्साइड यानी कि Mg, मैग्नीशियम और ऑक्साइड, इसमें किस प्रकार का बंध पाया जाएगा ये आपको बताना है। ऑप्शन ए में दिया गया है आयनिक बंध, ऑप्शन बी में दिया गया है सहसंयोजक बंध, ऑप्शन सी उप सहसंयोजक बंध, या ऑप्शन डी है हाइड्रोजन बंध। तो जो मैग्नीशियम है इसका आपको पहले परमाणु क्रमांक पता होना चाहिए। ठीक है, ऑक्सीजन का आपको याद हो ही गया होगा कि 8 होता है, मैग्नीशियम को भी याद कर लीजिए कि इसका परमाणु क्रमांक होता है 12। ठीक है, और ऑक्सीजन का कितना होता है 8। ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और 6 में। अब वैसे ही मैग्नीशियम का क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो क्या हो जाएगा 2, 8 और 8, आखिरी कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन बचेंगे। ठीक है, 2, 8, 10 और 2 यानी कि 12 हो गया। अब ये इसका अष्टक पूर्ण नहीं है, क्या करेगा ये अपना 2 इलेक्ट्रॉन फिर से ऑक्सीजन को दे देगा। ठीक है, तो यहाँ से ये 2 हट जाएगा। ठीक, 2 हट गया। अब ये जब ऑक्सीजन को मिला तो ऑक्सीजन के पास जो पहले बाहरी कक्ष में 6 इलेक्ट्रॉन थे वो 2 इलेक्ट्रॉन मिलने की वजह से 8 हो जाएगा। इस प्रकार ऑक्सीजन का भी अष्टक पूर्ण हो गया और मैग्नीशियम का भी अष्टक पूर्ण हो गया। क्या किए, इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण किए। ठीक है, मैग्नीशियम जो इलेक्ट्रॉन को दिया है और ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन का ग्रहण किया है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा आयनिक बंध। ठीक है, इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण मतलब आयनिक बंध। आई होप कि समझ आ रहा होगा। समझ आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी ही और वीडियो पाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है सोडियम क्लोराइड में किस प्रकार का बंध पाया जाता है। सोडियम क्लोराइड में किस प्रकार का बंध पाया जाएगा ये आपको बताना है। ऑप्शन ए दिया गया है आयनिक बंध, ऑप्शन बी में दिया गया है सहसंयोजक बंध, ऑप्शन सी उप सहसंयोजक बंध, या ऑप्शन डी है हाइड्रोजन बंध। सोडियम क्लोराइड, ठीक है, सोडियम क्लोराइड मतलब NaCl, NaCl। ठीक है, नमक का रासायनिक सूत्र NaCl, सोडियम क्लोराइड। इसमें भी आयनिक बंध पाया जाता है। सोडियम का होता है 11 परमाणु क्रमांक और कैल्शियम का होता है 17। ठीक है, अब इसको आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करके इलेक्ट्रॉनों का साझा कराएंगे, आप इसको अपने से सॉल्व करके देखेंगे। ठीक है, आंसर तो मैं बता देता हूँ कि आयनिक बंध है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। इसको आप सॉल्व करके ज़रूर देखिएगा कि आपसे हो पा रहा है कि नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, साथ ही आपको परमाणु क्रमांक याद होना चाहिए। ठीक है, परमाणु क्रमांक तत्वों को किससे डिनोट किया जाता है। जैसे मैग्नीशियम को Mg से डिनोट करते हैं, सोडियम को Na से डिनोट करते हैं, वो सभी आपको पता होना चाहिए। परमाणु क्रमांक पता होना चाहिए, परमाणु भार कुछ का पता होना चाहिए। ठीक है, मिनिमम आप 30-35 तक तो याद रख ही लीजिए। जो क्वेश्चन बनते हैं जिस पदार्थ से उसका तो आपको याद रखना ही पड़ेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है हाइड्रोजन क्लोराइड में किस प्रकार का बंध पाया जाता है। क्या आयनिक बंध पाया जाता है, सहसंयोजक बंध पाया जाता है, उप सहसंयोजक बंध पाया जाता है, या फिर हाइड्रोजन बंध पाया जाता है। तो हाइड्रोजन क्लोराइड में उप सहसंयोजक बंध पाया जाता है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। आई होप कि आपको निकालना आ गया होगा, आप इसका सॉल्व करके देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जल में किस प्रकार का बंध पाया जाता है। जल में किस प्रकार का बंध पाया जाता है। ऑप्शन ए आयनिक बंध, ऑप्शन बी में दिया गया है सहसंयोजक बंध, ऑप्शन सी उप सहसंयोजक बंध, या ऑप्शन डी है हाइड्रोजन बंध। तो जल में सहसंयोजक बंध पाया जाता है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है अमोनिया में किस प्रकार का बंध पाया जाता है। ठीक है, अमोनिया मतलब NH3। ठीक है, NH3, इसमें कौन सा बंध पाया जाएगा। आयनिक बंध, सहसंयोजक बंध, या उप सहसंयोजक बंध, या हाइड्रोजन बंध। तो अमोनिया यानी कि N और यानी कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। ठीक है, 3 हाइड्रोजन लिए है इसमें। NH3 आप देख पा रहे होंगे, मतलब 3 हाइड्रोजन और 1 नाइट्रोजन। अब नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 7 होता है। ठीक है, नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7 है। इसके बाहरी कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, जब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 2 और 5 में जाएगा। ठीक है, 5, 2, 7 हुआ। अब इसको कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, 3 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। 5, 3, 8 तभी तो होगा। ये क्या करेगा, हाइड्रोजन के 3 अणुओं से अभिक्रिया करेगा। ठीक है, क्या करेगा, ये अपने इलेक्ट्रॉनों का साझा करेगा। ठीक, 3 इलेक्ट्रॉनों का साझा करेगा, जिससे इसका भी अष्टक पूर्ण हो जाएगा, हाइड्रोजन का भी अष्टक पूर्ण हो जाएगा। ठीक है, समझ आ गया होगा।
मैंने कई बार इसको बता दिया तो आपको समझ आ गया ही होगा। तो इसमें क्या हो रहा है, सहसंयोजक बंध लग रहा है, क्योंकि इसमें परमाणुओं का जो इलेक्ट्रॉन है उसका साझा हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, मीथेन में किस प्रकार का बंध पाया जाता है। मीथेन यानी कि CH4 इसमें किस प्रकार का बंध पाया जाएगा, तो इसमें भी सहसंयोजक बंध पाया जाएगा। किस प्रकार पाया जाएगा, जैसे CH4, ठीक है, ये H, ये H, ये H, ये H, ये अपने अपने इलेक्ट्रॉनों का साझा कर रहे हैं। ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉनों का साझा करेंगे। ठीक, तो सहसंयोजक बंध पाया जाएगा, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, अमोनियम में किस प्रकार का बंध पाया जाता है। यहाँ पे अमोनियम बोला है, ना कि अमोनिया। ठीक है, तो अमोनिया और अमोनियम अलग अलग चीज़ें हैं, ध्यान रखेंगे। अमोनिया का जो हमने रासायनिक सूत्र देखा था वो NH3 देखा था, जहाँ पे अमोनिया जो है, अमोनियम जो है, उसका जो रासायनिक सूत्र होता है वो NH4 होता है। ठीक है, तो इसमें किस प्रकार का बंध पाया जाएगा, ऑप्शन ए दिया गया है आयनिक बंध, ऑप्शन बी है सहसंयोजक बंध, ऑप्शन सी उप सहसंयोजक बंध, या ऑप्शन डी है हाइड्रोजन बंध। तो जो अमोनियम है उसमें पाया जाता है उप सहसंयोजक बंध। ठीक, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड में किस प्रकार का बंध पाया जाएगा। कार्बन मोनोऑक्साइड में किस प्रकार का बंध पाया जाएगा, ऑप्शन ए आयनिक बंध, ऑप्शन बी सहसंयोजक बंध, ऑप्शन सी उप सहसंयोजक बंध, या ऑप्शन डी हाइड्रोजन बंध। तो कार्बन मोनोऑक्साइड में उप सहसंयोजक बंध पाया जाता है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन है एल्यूमिनियम क्लोराइड में किस प्रकार का बंध पाया जाता है। अमोनियम क्लोराइड में किस प्रकार का बंध पाया जाएगा, ऑप्शन ए आयनिक बंध, ऑप्शन बी सहसंयोजक बंध, ऑप्शन सी है उप सहसंयोजक बंध, ऑप्शन डी है हाइड्रोजन बंध। अमोनियम क्लोराइड, तो अमोनियम क्लोराइड में उप सहसंयोजक बंध पाया जाता है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, हाइड्रोजन बंध का निर्माण कब होता है। ऑप्शन ए हाइड्रोजन परमाणु तथा फ्लोरीन के मध्य आकर्षण बल के कारण, ऑप्शन बी हाइड्रोजन परमाणु तथा ऑक्सीजन के मध्य आकर्षण बल के कारण, ऑप्शन सी हाइड्रोजन परमाणु तथा नाइट्रोजन के मध्य आकर्षण बल के कारण, या ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है, मैं आपकी कमेंट का इंतजार करूंगा। इसका आंसर आप कमेंट में बताएंगे, क्या इसका सही आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन बंध का निर्माण कब होता है। ठीक है, आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा हो तो वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही और वीडियो पाने के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।